तो नेक्स्ट है प्लास्टिक्स। अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जो कि प्लास्टिक से बनी हैं और आप उनको इस्तेमाल करते हैं। आपको एक लिस्ट तैयार करनी है कि आप डेली लाइफ में कौन कौन से प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और किस लिए करते हैं, ठीक है। तो उसकी आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। इसमें आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। फिर आता है जो प्लास्टिक होता है वो एक पॉलीमर की तरह ही होता है, ठीक है। जो प्लास्टिक है वो पॉलीमर की तरह होता है, जैसे सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। अपर सारे के सारे जो प्लास्टिक्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर में क्या था कि जब बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को एक साथ जोड़ा जाता है तो एक फाइबर तैयार हो जाता है। पर जो प्लास्टिक्स होते हैं उनमें सिर्फ ऐसी चेन की तरह ही अरेंजमेंट नहीं होती है, ठीक है। इसमें अलग टाइप की अरेंजमेंट भी होती है। जैसे यहाँ पे बताई गई है कि एक तो हो सकती है लीनियर। अब लीनियर क्या होता है, अगर हम सब्सटेंसेस को एक चेन में जोड़ दें, ऐसे इस तरह से सीरीज में जोड़ दें, तो इसको बोला जाता है लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। तो प्लास्टिक्स में एक लीनियर अरेंजमेंट भी होती है और इसमें क्रॉस अरेंजमेंट भी होती है। अब क्रॉस अरेंजमेंट क्या होती है, जब केमिकल सब्सटेंसेस को, ठीक है, ये तो हो गई लीनियर अरेंजमेंट, जब इनके सामने भी हम इनको एक तरह से अटैच कर दें, इस तरह से जब हम केमिकल सब्सटेंसेस को अटैच करते हैं, ठीक है, इधर भी एक सब्सटेंस हो जाएगा, इधर भी एक सब्सटेंस हो जाएगा, तो ये एक्चुअली में क्रॉस हो जाता है, जैसे प्लस का साइन होता है। तो इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो इसी तरह से एक अरेंजमेंट हो जाती है क्रॉस अरेंजमेंट और एक हो जाती है लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। अब इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से कि क्रॉस अरेंजमेंट भी हो सकता है और लीनियर अरेंजमेंट भी हो सकता है, हमें प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग शेप की भी दिखती हैं और अलग अलग साइजेस की भी दिखती हैं। कोई बहुत छोटी सी चीज़ प्लास्टिक की भी हो सकती है और बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है प्लास्टिक की। वो किस वजह से पॉसिबल हो पाया था, एक तो लीनियर अरेंजमेंट की वजह से और दूसरा क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि जो प्लास्टिक है वो मोल्डेबल भी होता है। मोल्डेबल मतलब उसको पिघलाया भी जा सकता है। पिघलाने के बाद उसको किसी भी शेप में हम लेके आ सकते हैं। जो प्लास्टिक होता है उसको पिघला के हम उसको कोई सी भी शेप जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक है उसको रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है और कलर किया जा सकता है। आप देखते होंगे कि प्लास्टिक से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे यहीं देख लो कि जो चेयर है वो ब्लू कलर की है, ठीक है। ये जो गिलास है वो मैरून कलर का है। तो मतलब कोई भी जो प्लास्टिक है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है, जब उसको मोल्ड किया जाता है। और जो प्लास्टिक है उसको शीट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आप देखते होंगे प्लास्टिक से बनी हुई बहुत शीट्स होती है, जैसे चादरें होती हैं, ठीक है, वैसा भी उनको बनाया जा सकता है। या फिर तारों की तरह जो प्लास्टिक है उनकी वायर्स भी बनाई जा सकती हैं। तो इतनी सारी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने सारे इसमें गुण हैं, इसकी वजह से इसको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कॉमन सा एग्जांपल है प्लास्टिक्स का जिसको हम बोलते हैं पॉलीथीन। ये तो वर्ड आपने बहुत बार सुना भी होगा। पॉलीथीन के जो बैग्स आते थे, लिफाफे आते थे, ठीक है, उसको हम पॉलीथीन ही बोलते हैं एक्चुअली में। तो पॉलीथीन बना किससे होता है, होता क्या है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है पॉली और एक होता है इथीन। पॉली का मतलब हमने पढ़ा था कि होता है मैनी, बहुत सारे, और इथीन, इथीन एक केमिकल सब्सटेंस है। जब बहुत सारे इथीन केमिकल सब्सटेंसेस को हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमारे पास पॉली इथीन तैयार हो जाता है, ठीक है। और इसका कॉमन यूज़ क्या है, इसका कॉमन यूज़ है कि हम इससे जो है वो बैग्स तैयार करते हैं। पॉलीथीन बैग जो लिफाफे होते थे उनको तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी है आपके लिए। आपने प्लास्टिक लेना है और उसको बेंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जितने भी मैक्सिमम सामान होता है उसको तोड़ना नहीं है, उसको सिर्फ बेंड करने की कोशिश करनी है। और आपको ये नोट करना है कि कितने चीज़ें बेंड हो जाती हैं बड़ी आसानी से और कितनी चीज़ें हैं जब उनको बेंड करने लगते हैं तो वो टूट जाती हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना सा नोट करना है कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्लास्टिक से बनी हैं और कुछ जो है वो बेंड हो जाती हैं, पर बाकी कुछ प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को जब हम बेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो पाता है। और आपने नोट किया होगा जब भी एक बॉटल होती है गर्म पानी की, मतलब एक बॉटल होती है प्लास्टिक की, जब उसमें हम गर्म पानी डालते हैं तो एक्चुअली में अपनी शेप को चेंज करने लग जाती है। हम बोलते हैं कि प्लास्टिक की बॉटल में ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो ख़राब हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम डिफॉर्म होना, अपनी शेप चेंज कर देना। तो आप नोट करोगे कि कई प्लास्टिक्स ऐसे हैं जो जिनको हम हीट देते हैं तो वो पिघल जाते हैं, मतलब डिफॉर्म हो जाते हैं, अपनी शेप को चेंज कर देते हैं।
पर कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम हीट देते हैं पर उसका उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे जो एक प्लास्टिक का जो मग होता है, ठीक है, एक प्लास्टिक का जो इस तरह से बना हुआ कोई मग होता है, ठीक है, तो उसको अगर हम गर्म पानी में डालते हैं, ठीक है, तब इस ये डिफ़ॉर्म नहीं हो पाता है, ठीक है, अपनी शेप चेंज नहीं करता है। पर अगर उसी पानी को अगर हम बॉटल में डाल दें तो बॉटल डिफ़ॉर्म हो जाती है। मतलब प्लास्टिक के भी टाइप्स हैं। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हीट मिले तो वो डिफ़ॉर्म हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हीट मिले तो फिर भी वो डिफ़ॉर्म नहीं हो पाते हैं। तो अब ध्यान से सुनना डेफिनेशंस। तो ऐसे प्लास्टिक्स जो हीट होने पे, ठीक है, आसानी से डिफ़ॉर्म हो जाते हैं, जिनको थोड़ी सी हीट मिले तो आसानी से डिफ़ॉर्म हो जाएंगे, अपनी शेप को चेंज कर देंगे। तो इन प्लास्टिक्स को बोला गया है थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मो का मतलब टेम्परेचर और प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक्स जिनको टेम्परेचर मिले, हीट मिले तो अपनी शेप को चेंज करते हैं, उनको बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक्स। अब इनके कॉमन से एग्जांपल हैं पॉलीथीन और पीवीसी। ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक्स का मैक्सिमम जो इस्तेमाल है वो किया जाता है खिलौने बनाने में, कॉम्स जो कंघी होती है उसको बनाने में, या फिर कुछ कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, कुछ जैसे मसाले वगैरह हम रखते हैं तो उनके कंटेनर्स बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए थर्मोप्लास्टिक्स। अब दूसरी तरफ क्या है कि ऐसे प्लास्टिक्स जिनको हीट मिलने पे वो आसानी से मोल्ड नहीं हो पाते, पिघल नहीं पाते हैं, ठीक है, डिफॉर्म नहीं होते, तो उनको बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ऐसे प्लास्टिक्स जिनको अगर हम हीट देते हैं तब भी वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाते, तो उनको बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब इनके कॉमन से एग्जाम्पल है, एक है बेकलाइट और एक है मेलामाइन, ठीक है। दो एग्जाम्पल आपने इसके याद रखने हैं, बेकलाइट और मेलामाइन। अब इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? जो बेकलाइट है वो पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है, मतलब इंसुलेटर होता है हीट का। तो इंसुलेटर होता है हीट का, तो इसी वजह से इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो हैंडल्स होते हैं, जैसे कुकर में हैंडल होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, पैन का हैंडल होता है, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, जो स्विच बोर्ड आपको दिखता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो स्विच बोर्ड है ये बना होता है बेकलाइट का, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो हीट का इंसुलेटर होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर भी होता है, प्लास्टिक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक स्विचेस को बनाने में, हैंडल्स वगैरह को बनाने में बेकलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि बेकलाइट कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में और यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा आता है जो मेलामाइन होता है, वो एक वर्सेटाइल मटेरियल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाने में मेलामाइन का इस्तेमाल किया जाता है। जो मेलामाइन होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर को भी सहन कर पाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट होगी तब भी उस गर्मी को मेलामाइन जो है वो सहन कर पाता है, उसमें आग नहीं लगती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल फ्लोर टाइल्स को बनाने में किया जाता है। मेलामाइन का इस्तेमाल किया जाता है फ्लोर टाइल्स को बनाने में, ठीक है, और कुछ किचन्स वेयर, ठीक है, जो रसोई घर में कपड़े पहनते हैं तो उन कपड़ों को बनाने में मेलामाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ऐसे कपड़े तैयार किए जाते हैं मेलामाइन से जो कि जिसको हम फायर प्रूफ बोलते हैं, जो कि फायर को रेजिस्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ फायर प्रूफ कपड़े होते हैं, ठीक है, जो कि फायरमैन जो होते हैं वो पहनते हैं। तो एक्चुअली में जो फायरमैन होते हैं जो वो कपड़े पहनते हैं वो एक्चुअली बने होते हैं मेलामाइन से। मेलामाइन की कोटिंग उस पर चढ़ाई जाती है जिसकी वजह से वो फायर प्रूफ बन जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको आग नहीं लग पाती है कपड़ों को। फिर नेक्स्ट आता है प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। जो प्लास्टिक है, ठीक है, वो ऐसा एक मटेरियल है जो सबकी चॉइस का है, मतलब मैक्सिमम जो है वो प्लास्टिक्स को यूज़ करना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों है? आप नोटिस करते हो कि आजकल क्या है, जितने भी फूड आइटम्स को स्टोर करते हैं तो वो स्टोर की जाती है एक्चुअली प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों के अंदर। जैसे अगर हम पानी को स्टोर करना चाहते हैं तो हम जो वाटर बॉटल है, ठीक है, वो भी प्लास्टिक की ले लेते हैं। दूध को स्टोर करना है तब भी प्लास्टिक, अचार को स्टोर करना है तब भी प्लास्टिक, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और जो सीधी सी बात है, प्लास्टिक कंटेनर सस्ते भी होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं, मतलब सुविधाजनक होते हैं, ठीक है। अब ऐसा किस वजह से हो पाता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्लास्टिक को प्रेफर करते हैं? ऐसा इस वजह से हो पाता है क्योंकि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो एक्चुअली में लाइट वेट होते हैं, ठीक है, मतलब भारी नहीं होते हैं,
और सस्ते भी होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी होती है, ठीक है, मतलब ज़्यादा वो जल्दी टूटते भी नहीं हैं। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो प्लास्टिक है ज़्यादातर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हमने ये पढ़ा कि जो प्लास्टिक है वो लाइटर है, मतलब हल्का है, भारी नहीं है, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं जैसे स्टील है, आयरन है, वो भारी होते हैं। तो इसी वजह से कि जो प्लास्टिक है वो हल्का है, इनका प्लास्टिक का इस्तेमाल मैक्सिमम टाइम अब कारों में भी किया जाता है, एयरक्राफ्ट में भी किया जाता है और स्पेस क्राफ्ट में भी किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एंडलेस हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको काउंट भी नहीं किया जा सकता जहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर आप देखा जाए कि और एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो इसके एग्जांपल स्लीपर्स भी हो सकते हैं, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक एक्चुअली में आजकल जो है फर्स्ट चॉइस बन चुकी है। अब हम कुछ प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। ये आपको याद रखना है, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, मतलब जो प्लास्टिक है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। अब रिएक्ट का क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। कि आपने देखा होगा अगर लोहा जो आयरन होता है जिसको हम नॉर्मल सरिया बोलते हैं, ठीक है, अगर आप उसको घर के बाहर कुछ टाइम के लिए रख दो, ठीक है, घर के बाहर जब कुछ टाइम के लिए रखा जाता है तो हवा और हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उससे कांटेक्ट में आके आप नोटिस करोगे कि लोहे के ऊपर जो है वो एक ब्राउन कलर का जो है वो पाउडर जो है वो होना शुरू हो जाएगा, फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम जंग बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये प्रोसेस रस्टिंग ऑफ आयरन भी होती है। अब वो रस्ट आता कहाँ से है, जो लोहा होता है वो उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके जब उसके साथ कांटेक्ट में आता है तो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। आप नोट करोगे कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्लास्टिक्स होते हैं वो एक्चुअली में नॉन रिएक्टिव होते हैं, मतलब उनमें केमिकल चेंज नहीं हो पाता है जैसा कि आयरन में हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादातर जो है वो प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को स्टोर करने में। अब हमने पढ़ा था कि जो पिकल्स होते हैं, जो अचार होते हैं, वो खट्टे होते हैं, ठीक है, खट्टे होते हैं तो उनमें क्या होगा, एसिड होगा। अगर हम उनको मेटल में रखते हैं तो हमें पता है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस कर सकता है। पर जो प्लास्टिक है अगर उसके अंदर हम पिकल्स को स्टोर करते हैं, अचार को स्टोर करते हैं, तो प्लास्टिक तो नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। ये अचार के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा और कोई जहरीले सब्सटेंसेस भी नहीं बनेंगे। इसीलिए मैक्सिमम टाइम प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को स्टोर करने में। फिर नेक्स्ट आता है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। और प्लास्टिक जो है वो लाइट होता है, मतलब हल्का होता है, भारी नहीं होता है, स्ट्रांग होता है, ताकतवर, और ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा टाइम तक चल पाता है। इसीलिए जो प्लास्टिक्स है उसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है, जैसे बकेट्स होती हैं, ठीक है, मग्स होते हैं, ठीक है, और कुछ कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइज में भी अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है, जो कि मेटल्स के भी हो सकते हैं नो डाउट, पर उसमें क्या होगा कि वो फिर और ज़्यादा महंगे होंगे, ठीक है, और ज़्यादा भारी होंगे। अगर बहुत ज़्यादा कंटेनर्स को हमें एक साथ रख दिया जाए, जैसे प्लास्टिक के कंटेनर्स को रखते हैं, तो वो चीज़ें बहुत भारी हो जाती हैं और ज़्यादा महंगी भी होती हैं। इसीलिए वही चीज़ अगर हमें सस्ती मिल रही है तो हम वही खरीदेंगे, ठीक है, और वो बनती है प्लास्टिक से। तो फिर नेक्स्ट आता है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो प्लास्टिक्स है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब इंसुलेटर्स होते हैं। इसीलिए इनका इस्तेमाल ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे हम चाहते हैं कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर जो होती है वो कॉपर से बनी होती है, तो कॉपर को कवरिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की कवरिंग देते हैं ताकि करंट बाहर ना आ पाए, ठीक है, और जो उस वायर को टच करे उसको करंट ना लगे। स्क्रू ड्राइवर्स के जो हैंडल्स होते हैं वो एक्चुअली प्लास्टिक से बनते हैं, ठीक है, और जैसे हैंडल्स होते हैं फ्राइंग पैन्स के, ठीक है, वो प्लास्टिक्स के ही बने होते हैं ताकि आपको हीट ना लगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है कि डिड यू नो, कि आपको पता है कि जो प्लास्टिक्स हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक सब्सटेंस है। अब ऐसे क्यों, टैबलेट्स को पैक करना है तो प्लास्टिक चाहिए, सिरिंजेस किसकी बनी होती हैं, प्लास्टिक्स की, डॉक्टर के ग्लव किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के, ठीक है, और बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो प्लास्टिक्स के ही बने होते हैं, ठीक है। तो मेडिकल सेंटर, मेडिकल केयर में, ठीक है, हेल्थ केयर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर,
ठीक है। जैसे माइक्रोवेव ओवन्स हैं, वो किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के, ताकि हीट बाहर ना आए, ठीक है, गर्मी ना लगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है तो प्लास्टिक ही, पर उसका इस्तेमाल किया जाता है कुकवेयर्स में, ठीक है, जिसको हम नॉन स्टिक कोटिंग बोलते हैं। टेफ्लॉन से कुकवेयर्स के ऊपर नॉन स्टिक कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ऑयल और वाटर जो है वो स्टिक नहीं कर पाता है। फिर नेक्स्ट है फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जो मेलामाइन होता है, ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था कि मेलामाइन और बेकलाइट दो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होता है? ऐसे प्लास्टिक्स जो कि क्या करते हैं, अगर उनको हीट मिले तो वो डिफॉर्म नहीं हो पाते हैं। तो मेलामाइन क्या है? फायर प्रूफ प्लास्टिक्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जो फायरमैन्स होते हैं, वो जो कपड़े पहनते हैं वो एक्चुअली मेलामाइन के ही बने होते हैं। मेलामाइन की कवरिंग उनके ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से उन कपड़ों के ऊपर आग नहीं लग पाती है। फिर नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और हमारा एनवायरनमेंट। अब देखो, ऊपर तो हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि प्लास्टिक हमारे लिए फ़ायदेमंद कितने तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है, बहुत सस्ता भी है, हमारे पैसे की बचत भी होती है। पर क्या प्लास्टिक का इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए कुछ ख़राब है, या वो एनवायरनमेंट के लिए भी प्लास्टिक का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, हम यूजुअली देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं कि जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं वो प्लास्टिक से रैप्ड होती हैं, ठीक है, प्लास्टिक के अंदर होती हैं, और उनको भी हम पॉलीथीन बैग्स के अंदर लेके घर पे आते हैं, ठीक है, कि मार्केट में सारी की सारी चीज़ें प्लास्टिक से पैक्ड हैं और हम भी उनको पॉलीथीन के बैग्स में ही घर के अंदर लेके आते हैं। यही एक रीज़न है, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक है वो हमारे घर के अंदर एक्यूमुलेट होता जाता है। मतलब हम कुछ सामान लेके आते हैं प्लास्टिक के बैग्स के अंदर, तो प्लास्टिक हमारे घर के अंदर इकट्ठा होता जाता है। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाना, ठीक है। और फाइनली क्या होता है कि जो प्लास्टिक होता है जो हमारे घर पे आता है वो चला जाता है गार्बेज में, ठीक है, कूड़े में हम उसको दे देते हैं, ठीक है। पर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। जो प्लास्टिक को डिस्पोज करना, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, जनरेट करना तो बहुत आसान है प्लास्टिक को, पर उसको ख़त्म करना, पॉलीथीन का बैग हम बाज़ार से लेके आए, सामान घर पे पहुंचा दिया, प्लास्टिक का बैग तो वेस्ट हो गया, अब उसको तो हम फेंक देंगे, पर उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिकम्पोज हो जाती हैं। जैसे आप नोटिस करते होंगे, या नोटिस नहीं किया है तो कर लेना, आप एक कोई खाली जगह अपने घर से थोड़ा सा दूर जो सब्जियों के छिलके होते हैं उनको फेंक देना, ठीक है, जैसे फेंक देना, तो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आप देखोगे कि वो जो सब्जियों के छिलके थे वो वहाँ से गायब हो चुके होंगे। अब वो कहाँ पे गए, ठीक है, कौन उनको ले गया? एक्चुअली में होता क्या है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से, मतलब कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो उन छिलकों को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, और उनको एक तरह से मिट्टी के अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायो मतलब नेचुरली, ठीक है, बायोलॉजिकल, डिग्रेड मतलब ख़त्म हो जाना, ठीक है, डिकम्पोज हो जाना। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाते हैं उनको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। एग्जांपल मैंने बता दिया कि जो सब्जियों के छिलके होते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। फिर नेक्स्ट आता है कि ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि नेचुरल प्रोसेसेस से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, मतलब बैक्टीरिया उनके ऊपर काम ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अगर आपने मान लो कि कोई चीज़ फेंकी है तो वो कई सालों तक वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है, वो कभी भी मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं हो पाएगी क्योंकि बैक्टीरिया उनके ऊपर काम नहीं करता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नेचुरल प्रोसेसेस से डिकम्पोज नहीं हो पाते, तो उनको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये दो डेफिनेशंस आपने ध्यान रखनी है। ऐसे सब्सटेंसेस जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से या नेचुरल प्रोसेसेस से डिकम्पोज हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हो पाते उनको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि पील्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं, मतलब सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो 1 से 2 हफ्तों के अंदर जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं, जिनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोला गया है। पेपर भी होता है बायोडिग्रेडेबल, कॉटन क्लॉथ भी होते हैं, वुलन क्लॉथ्स, ठीक है, यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, पर उनको डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अलग अलग टाइम लगता है। जैसे वुलन क्लॉथ्स को डिकम्पोज होने में 1 साल के करीब लग जाते हैं, और वुड को कम से कम 10 से 15 साल,
ठीक है, तकरीबन 10 से 15 साल इसको डिकम्पोज होने में लग जाते हैं लकड़ी को। फिर आता है टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस, ठीक है, जो भी मेटल्स होते हैं उनको 100 से 500 साल लग जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोला गया है। 100 से 500 साल लग जाते हैं इनको एक तरह से डिकम्पोज होने में या डीजनरेट होने में। फिर नेक्स्ट आता है प्लास्टिक्स बैग्स। जो प्लास्टिक होता है उसको बहुत सारे साल, यहाँ तक कि कोई मेंशन भी नहीं किया है कि कितने साल लग सकते हैं, क्या पता 1000 से ज़्यादा लगते हों, लाखों साल लग जाते हों, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। मतलब कि जनरेट करना तो आसान है पर इसको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अगर ख़त्म ही नहीं होगा तो एक तरह से बहुत पोल्यूशन करता जाएगा ये। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि कितने तरीक़ों से इसको ख़त्म किया जा सकता है, अगर उसको हम उस तरीके से ख़त्म करेंगे तो क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्लास्टिक्स है उसको ख़त्म होने में बहुत सालों लग जाते हैं, ठीक है। अगर कोशिश किया जाए कि इसको जलाएं हम, ठीक है, अब देखो डिकम्पोज तो नहीं हो सकता तो हम इसको जला सकते हैं। अगर हम इसको जलाएंगे तो वो कुछ ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, पॉइजनस फ्यूम्स, जहरीला धुआं ऐसा छोड़ेगा हमारे एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाएगा। नोट करना, कभी भी अगर प्लास्टिक की कोई भी चीज़ जल रही हो तो वहाँ पे अगर धुएं के पास आप चले जाओ तो आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी हो जाती है और आपके अगर अंदर चला जाए वो धुआं तो हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन आपके अंदर तो जाएगी नहीं, ठीक है। तो इतने जहरीले वो फ्यूम्स होते हैं, ठीक है, अगर उसको एनवायरनमेंट में छोड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा हमारे लिए। फिर नेक्स्ट आता है, ये तो था हमारे लिए, क्या एनिमल्स के ऊपर भी इसका कुछ इफेक्ट है या नहीं है। अब इसको ध्यान से समझना कि मान लो कि आपने क्या किया कि कुछ प्लास्टिक्स की चीज़ ली, ठीक है, जैसे पॉलीथीन बैग आपने लिया और उसको ऐसे ही फेंक दिया। आपने फेंका, वो चला गया गार्बेज, जहाँ पे कूड़ा कचरा फेंका जाता है वहाँ पे चला गया। अब एक एनिमल है, ठीक है, मान लो काऊ है, वो वहाँ पे जाती है, उसको भूख लगी होती है, ठीक है, वो वेजिटेबल पील के साथ प्लास्टिक भी स्वेलो कर लेती है, मतलब उसको निगल लेती है। अब होगा क्या कि जैसे उसको निकलेगी, अब देखो वो डिकम्पोज तो सालों साल नहीं होगा, ठीक है, तो होगा क्या कि उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका, ठीक है, जो सांस नली होती है उसकी, ठीक है, जो फूड पाइप होती है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, फंस जाएगा और उसको चोक कर देगा, मतलब बंद कर देगा उसको, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब जो प्लास्टिक होगा वो अगर एनिमल खाता है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो चोक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। इसीलिए कभी भी पॉलीथीन को ऐसे मत फेंको, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको डंप करो। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इस पैराग्राफ का, जो एक तरह से कंक्लूजन है कि यू हैव टू फॉलो 5R प्रिंसिपल। एक्चुअली में 3R होता है मेन, ठीक है, तो मेन आपको 3R जो है वो प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। अब 3R क्या होता है, सबसे पहले आता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ 3R प्रिंसिपल क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। मतलब प्लास्टिक देखो डिकम्पोज नहीं हो पाता है, इसीलिए ये प्रिंसिपल बनाया गया है कि एक तो प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करो, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, तो प्लास्टिक का यूज़ ही आप कम करो या उसकी प्रोडक्शन ही कम करो, ठीक है। अगर आप उसका यूज़ ही कम करोगे तो कॉमन सी बात है कि जो कंपनीज होगी वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी प्लास्टिक्स। अगर मान लो आपने बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लास्टिक से बनी है, ठीक है, वो आपने ख़रीदनी है तो उसका रीयूज़ कर लो। अब जैसे मान लो आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ख़रीदते हो, ठीक है, तो आप कोल्ड ड्रिंक को पी जाने के बाद उसको फेंकना नहीं है, आपने उसको किसी ना किसी तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उसके बाद उसको आप पानी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बहुत साल हो जाते हैं उसको यूज़ करते करते तो उसको हाफ काट के उसको एक तरह से पॉट भी बना सकते हो, उसके अंदर आप कुछ फ्लावर्स वगैरह ग्रो करवा सकते हो, तो उसको रीयूज़ करना है। अब वो भी हो जाता है, ठीक है, तो कोई जैसे कूड़े कचरे वाला आता है तो उसको दे दो, ठीक है, वो क्या करता है उसको कंपनी के पास लेके जाएगा और वहाँ पे रिसाइकिल किया जाएगा, ठीक है। रिसाइकिल मतलब वहाँ पे उसको पिघलाया जाएगा और उसको एक नई शेप दे दी जाएगी, फिर से उसी प्लास्टिक का आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल का इस्तेमाल करके आप जो है वो अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हो।
अब रिकवर क्या होता है इसको भी समझा देता हूँ। रिकवर का मतलब होता है कि मान लो कोई आपके प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ है, वो जो डैमेज हुई है, ठीक है, तो जो डैमेज जो चीज़ है उसको आप एक तरह से ठीक कर सकते हो, ठीक है, वो हुआ रिकवर करना। ठीक है, कि जैसे कोई जग है छोटा सा टूटा हुआ है, ठीक है, आप उसको किसी ना किसी तरीके से जोड़ देते हो तो फिर से नया हो गया। ठीक है, तो ना आप उसको फेंकोगे फिर से उसको इस्तेमाल कर पाओगे, तो वो रिकवर करना। एक होता है रिफ्यूज़, जैसे कि मान लो आप शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, और क्या होता है कि जो शॉपकीपर है वो आपको बोलता है कि आप इन चीज़ों को प्लास्टिक के बैग में ले जाओ, तो वहाँ पे आप मना कर सकते हो। ठीक है, कि मुझे प्लास्टिक का बैग नहीं चाहिए, मुझे कोई और बैग चाहिए, तो मतलब ये रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। ठीक है, पर मेन जो है वो है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ये तीन आपने याद रखना है। रिड्यूस का मतलब कम करना, रीयूज़ का मतलब दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकिल का मतलब उसको फिर से पिघला के एक नई शेप दे देना। तो ये 3R प्रिंसिपल है जो कि फॉलो आपको करना चाहिए। तो इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको इसके क्वेश्चन आंसर की।